myself Shubham Srivastava. Today we are going to discuss mathematics of class 11th chapter 1 sets. आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली क्लास में आपने सेट्स के अलावा बाकी ढेर सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में। यहाँ पे सेट आपके लिए बिल्कुल नया है। तो सेट का सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया गया था वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर द्वारा दिया गया था। सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स सेट जो होता है वो कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप। वेल डिफाइंड, वेल का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और डिफाइंड का मतलब होता है जो बिल्कुल निश्चित है, और ऑब्जेक्ट्स का मतलब थिंग्स, यानी ऐसी कोई भी चीज़ें जो बिल्कुल निश्चित होती हैं उनका पूरा ग्रुप अगर बनाया जाए तो उसे सेट कहा जा सकता है। जैसे कि आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का कलेक्शन एक सेट है, क्योंकि कौन कौन से बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं ये डिफाइन है। क्लास 10th के स्टूडेंट का सेट वो भी एक सेट है। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन वो भी एक सेट है। बट अगर हम ये कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम के अच्छे प्लेयर्स का कलेक्शन, तो वो एक सेट नहीं माना जाएगा। वो सेट इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्राइटेरिया नहीं डिफाइन है कि किस कंडीशन पे कहेंगे कि कौन से प्लेयर अच्छे हैं। अगर कोई एक प्लेयर आप कंसीडर करें वो बैटिंग अच्छी तरीके से कर लेता है तो पॉसिबल है कि वो बॉलिंग में फेल हो जाए, यानी एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। निश्चित जो भी चीज़ें होंगी केवल उन्हीं के कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। इंडिया के 10 साइंटिस्ट का कलेक्शन एक सेट है, बट इंडिया के 10 अच्छे साइंटिस्ट का कलेक्शन एक सेट नहीं माना जाएगा। वर्ल्ड के एनिमल्स का कलेक्शन एक सेट है, लेकिन वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन एक सेट नहीं माना जाएगा, इसलिए क्योंकि निश्चित नहीं है कि वर्ल्ड के कौन से एनिमल्स मोस्टली डेंजरस हैं, ज़्यादा डेंजरस हैं, ये डिफाइन नहीं है। इस वजह से इनका कलेक्शन एक सेट नहीं माना जा सकता है। तो सेट की डेफिनेशन आपको क्लियर है और सेट की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि सेट जो होता है वो बिल्कुल से निश्चित ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। अब अगर हम सेट के नोटेशन की बात करें या सिंबल की बात करें, सिंबल यानी कि नोटेशन ऑफ सेट। सिंबल ऑफ सेट और नोटेशन ऑफ सेट, जो भी चीज़ें मैथमेटिक्स में बताई जाती हैं उनको कभी न कभी किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता ही है। सेट का भी बेटा अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, नोटेशन होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। जो भी चीज़ें सेट के अंतर्गत आई हैं, जिन चीज़ों का वो कलेक्शन है, उन चीज़ों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके हम लिख देते हैं। यही हमारे सेट का सिंबल होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है। जनरली हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि ए कोई सेट है और ए सेट है नंबर्स का, ऐसी नंबर्स का जो नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से कम है। यानी कि अगर ए में आप पूछें कि आप ए में कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड 10, लास्ट नंबर है 10। मतलब कि ये कलेक्शन है, ये नंबर्स का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो 10 है या 10 से छोटी हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, यानी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने अपने अर्लियर क्लास में सेट को पढ़ा हुआ है, बट डायरेक्टली हम नहीं जानते थे कि ये सेट है। जैसे आपको ये बताया गया है कि नेचुरल नंबर्स n से रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर के कलेक्शन का एक ग्रुप सेट है। तो जैसे n नेचुरल नंबर है, इसको आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ स्टार्ट n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सभी को पता है अपनी पिछली क्लास में, द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग, ऐसी नंबर्स जिनका यूज हम गिनती गिनने के लिए, काउंटिंग चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं, उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर का एक सेट है। उसी तरह से w जो है वो सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को i या z द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेट ऑफ
ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनको हम i प्लस से, और अगर निगेटिव इंटीजर्स हैं तो उसे हम i माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जनरली अपने कन्वीनियंट के लिए हम उनको z से ही केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में डिफाइन होगा कि वो पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन है, या निगेटिव इंटीजर का कलेक्शन है। तो अभी तक हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा और सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को राइट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं यानी कि जिन चीजों का वो कलेक्शन है, सेट है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं और उसके बाहर हम उसको अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो चीजें हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ी। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास P एक सेट है बेटा, और P जो सेट है वो आपके क्लास के बच्चों का सेट है। P जो सेट है वो आपके क्लास के बच्चों का सेट है। अब बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बच्चा है अनुज और एक दूसरा बच्चा है उसका भी नाम अनुज ही है, दोनों का सरनेम भी एक ही है। मतलब कि अगर हम लिख दें तो क्या हम दो अनुज लिखना पड़ेगा यहाँ पे? अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों बच्चे एक ही जैसे हैं, अनुज अनुज दो अलग अलग बच्चे हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अनुज, जैसे अनुज और उसका सरनेम 1, अनुज सरनेम उसका और ये 2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक सेट है R, और R जो सेट है उसमें ये नंबर्स आने हैं 1 2 3 4 5 3 2, ये हमारे पास R एक सेट है जिसमें ये नंबर्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 2 कई बार आया हुआ है या 2 बार, और 3 भी कई बार आया हुआ है 2-3 बार। तो हमारे पास सेट में जो नंबर्स आती हैं या जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं उनका रिपीटेशन नहीं हम करते हैं, क्योंकि वो चीजें एक बार लिखी जा चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 2 और ये 2 दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों 2 का मीनिंग एक ही है, इसलिए हम इन दोनों 2 को या 3 को एक ही बार लिखेंगे और इसको ऐसे 1 2 3 4 5। मतलब कि अगर सेट में कहीं भी कोई नंबर 2 बार 3 बार भी आई हुई है तो उसको हम सिंगल टाइम भी यूज करते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि सेट में अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए एक सेट है यस, अभी तक हमारे पास एक सेट R था, अब हमारे पास एक सेट है यस, इसमें नंबर्स आए हैं 2 3 1 5 एंड 4, ये नंबर्स हैं। तो क्या R और यस दोनों एक ही सेट हैं कि अलग अलग सेट हैं? R में आने वाली नंबर्स ये सब हैं और यस में आने वाली नंबर्स ये सब हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि R और यस के नंबर्स तो सेम हैं बट उनका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे हमें ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी कि अगर हम 1 2 3 4 5 4 2 3 4 1 5 या 1 5 4 लिख दें तो चीजें सेम रहती हैं। अगर हम सेट में अपने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं और एलिमेंट्स सेम हैं, जैसे यहाँ पे हैं कि यहाँ पे एलिमेंट सेम हैं, उनके ऑर्डर चेंज है केवल, तब भी सेट का मतलब वही रहता है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट R और सेट यस दोनों एक ही सेट है। ओके, अभी तक बेटा हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में सेट को हम 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट है हमारा रोस्टर मेथड, रोस्टर, और इसको टेबुलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमारे पास 2 फॉर्म है, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेट में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि जिन चीज़ों का वो सेट है उसको डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक सेट दिया A, और जो A सेट है वो इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल्स का सेट है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट है, जिसमें कि आने वाले एलिमेंट्स होंगे A E I O एंड U। ये हमारे पास एक सेट है। इसमें हम इस फॉर्म को लिखने के लिए आप ध्यान से देखिए तो हमने डायरेक्ट एलिमेंट के नेम को ही या सिंबल को ही यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और दूसरा जो फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं
जैसे यहाँ पे अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में ए को लिखना होगा तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब यहाँ पे हम यक्स की प्रॉपर्टी बताएंगे और बेटा यक्स की वो प्रॉपर्टी हमें बतानी है जो इस सेट के एलिमेंट के अलावा बाकी किसी भी एलिमेंट के पास नहीं होना चाहिए। मींस दूसरे किसी भी सिंबल, नंबर या दूसरे किसी भी थिंग के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिखनी होगी। जैसे a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पे आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास दूसरा सेट है बी। बी इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा हुआ है 1 4 9 16 लाइक सो। अब अगर इस बी को बी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, कैसे पता चल रहा है आपको कि बी रोस्टर फॉर्म में है बेटा? क्योंकि यहाँ पे बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली लिख दिया गया है। और यहाँ पे अगर बी को बेटा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे राइट करेंगे b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे बताया गया है कि जो b है वो x का स्क्वायर है और x क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो b है बेटा वो सारी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर तो उसमें लिखे नहीं गए हैं, उसमें कुछ ही नंबर्स के स्क्वायर लिखे गए हैं। तो अब आप उसको आगे डिफाइन करेंगे एंड वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? आप अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि 4 के स्क्वायर तक की ही वैल्यूज b में लिखी गई हैं। मींस x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 4 या लेस देन 4 ही पॉसिबल है। मतलब कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बट लेस आर इक्वल टू 4। x की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है? 1 या 1 से ज्यादा बट 4 या 4 से कम। मतलब कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम सेट में इन्वॉल्व एलिमेंट को डायरेक्टली लिख देते हैं और टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को न लिख करके एलिमेंट्स की यूनिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो इन्हीं केवल एलिमेंट्स के पास पाई जाएगी, उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे सेट में रिप्रेजेंट, सेट के चैप्टर में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जो अभी तक एक्सरसाइज में, जैसे कि ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स का मतलब आप इंग्लिश में जानते हैं संबंधित है। और ये सिंबल है बेटा नॉट बिलोंग्स टू का। नॉट बिलोंग्स सिंबल यूज होते हैं बेटा जो एक्सरसाइज में यूज करते हैं, उसकी बात हम आपको करते हैं। जैसे ये सिंबल है बिलोंग्स टू का और ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का। ऐसा सिंबल अगर लगा हुआ आप देखेंगे तो ये सिंबल है सच दैट का। अब एक एक सिंबल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब है जैसे हमारे पास एक सेट ए है। अब इस सेट ए का क्या कोई एलिमेंट ई आई ओ यू है? तो अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक मेंबर है, एलिमेंट है। अगर हम लिखना चाहें बी, क्या बी इस ए के पास है कि नहीं है? मतलब ए जो है वो बी को कंटेन करता है, पॉजेस करता है कि नहीं करता? तो नहीं करता है, तो इसे हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब हो जाएगा बेटा कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये इसका एक एलिमेंट है। और यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर पाया नहीं जा रहा है। बात करते हैं सच दैट की। सच दैट का मतलब होता है इस तरह से, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मतलब कि अब यहाँ पे x के बारे में बताया जा रहा है कि x एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। x इज सच दैट मतलब x इस तरह से है कि x एक इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। तो अभी तक सेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बेटा। सेट की डेफिनेशन क्या है, किन कंडीशन पे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को आप सेट कह सकते हैं, मीन्स सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को राइट कैसे करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1। जस्ट सी द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए नीचे दिए गए चीजों में कौन सी चीजें सेट हैं और आपके अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्ट सी द क्वेश्चन फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन सभी
महीनों का कलेक्शन जिनका की नाम जे से शुरू होता है, ये एक सेट है बेटा, क्योंकि साल के जो महीने जे से शुरू होते हैं वो निश्चित हैं, लाइक एज जनवरी, जून, जुलाई, तो ये एक सेट है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसमें ये डिफाइन नहीं है, आप किस कंडीशन पे कहेंगे कि ये राइटर टैलेंटेड है और ये दूसरे राइटर टैलेंटेड नहीं है। अगर केवल कहा जाता द कलेक्शन ऑफ 10 राइटर्स ऑफ इंडिया तो बेटा एक सेट होता, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड तो डिफाइन नहीं है कि कौन से राइटर्स टैलेंटेड हैं और कौन से राइटर टैलेंटेड नहीं हैं। तो इन मोस्ट 10 टैलेंटेड को आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, आप ग्रुप बना ही नहीं पाएंगे कि 10 टैलेंटेड राइटर्स का, तो ये एक सेट नहीं माना जाएगा। A team of 11 best cricket batsmen of the world, विश्व के 10 अच्छे बैट्समैन का कलेक्शन, विश्व के 10 अच्छे मोस्ट बेस्ट, सबसे अच्छे, आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये भी एक सेट नहीं माना जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए बेटा, तो a इज इक्वल टू लिखा गया है, एक सेट है, दिया गया एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको एक सेट दिया गया है और आपसे कहा गया है इंसर्ट, भरिए, पूरा करिए द एप्रोप्रिएट सिंबल, जो भी आपको उचित सिंबल लगे, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का। तो आपको पता है कि अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है 5 फिर डैश है और ए, तो क्या 5 जो है वो ए का एक एलिमेंट है या नहीं है, ये 5 ए में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, तो 5 ए का एक एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं बिलोंग्स। सेकेंड में कहा गया है 8 डैश सॉरी ए, तो क्या 8 ए का एक सिंबल है, नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है, तो ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चले बेटा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थर्ड में, आप ध्यान से देखिए, कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको बताया गया कि सेट को 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड वाले फॉर्म में ये दिया गया है, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और आपको इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करें, a is equal to x such that x is an integer and value of x minus 3 less or equal to x and is less than 7। यहाँ पे बताया गया है कि a x है और x के बारे में बताया गया कि x इस तरह से है, सच दैट मींस इस तरह से है कि x एक इंटीजर है, इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, बट आगे कंडीशन लगाया है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी हो या -3 हो, इक्वल हो, लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए। अब कौन कौन से इंटीजर्स ऐसे होते हैं जो -3 से बड़े होते हैं लेकिन 7 से छोटे, -3 इंक्लूड होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू में लेस आर इक्वल टू लगाया है, मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो या फिर -3 के इक्वल हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -3, अब -3 से बड़ी वैल्यूज होती है -2 -1 0, 0 एक इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5 6, क्या 7 आएगा, नहीं, 7 एक्सक्लूडेड रहेगा क्योंकि x मस्ट बी लेस देन 7, x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, वो इंटीजर लेना है जो 7 से हमारे छोटे हो। तो ये सब इंटीजर, ये सब नंबर्स हमारी आएंगे इसमें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटी है। यू ऑल नो दैट द नंबर नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 इज आर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, करें सी एक सेट है और सी सेट की एक्सप्लेनेशन ये है x इज सच दैट x is a 2-digit number, x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि यक्स एक 2 डिजिट की नंबर है, तो 2 डिजिट की नंबर आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, फ्रॉम 10 टू 99, ये सारी नंबर्स 2 डिजिट की होती हैं। बट आगे बताया जा रहा है कि इसके डिजिट्स का सम 8 होता है। तो अगर हम मान लीजिए कंसीडर करते हैं सी में 2 डिजिट की नंबर 10, तो 10 पहली कंडीशन को तो बेटा सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 2 डिजिट की नंबर है, बट इसके डिजिट्स का सम 8 भी होना चाहिए। तो क्या इसके डिजिट्स का सम 8 है? 1 इसके डिजिट्स हैं 1 प्लस 0, इसका सम तो 1 है, यानी कि ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं दिया जाएगा इस सेट में। हाँ, अगर हम नंबर्स को 17, अब इसके डिजिट्स का सम देखिए 1 प्लस 7 8, नंबर्स में 26 2 प्लस 6 8, 35 3 प्लस 5 44 53 62 71 और 80 भी इसमें आएगा बेटा, क्योंकि 8 प्लस 0 2 डिजिट की नंबर है और इसके डिजिट्स का सम कितना होगा? 8 होगा, तो ये भी हमारा एक Got it? So question number 3 you all can complete it. अगर question number 3 के हम 5th को देखें तो उसमें बताया गया है 5th में क्वेश्चन में कि जो हमारा E is the set of all letters in trigonometry. E जो है वो सेट उन नंबर्स का है जो उन वर्ड्स का सेट है जो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले वर्ड्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से वर्ड आए हैं? T R I G O N O अगेन। अभी आपने आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर किसी भी सेट में कोई 2 डिजिट नंबर सिंबल अगर साथ साथ आते हैं तो उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो O को एक बार, T को, R को, I को, सारे नंबर्स हमारे कहने का मतलब है कि सारे सिंबल सारे वर्ड्स आपको एक ही बार लिखने हैं। Got it? So I hope that you can complete question number 3। ये देखिए मैं गलत कह